हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के प्रथम पेपर में मैकियावली के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम मैकियावली के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैकियावली जो थे उनका जन्म इटली के पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी नगर फ्लोरेंस में सन 1469 ईस्वी में हुआ। दोस्तों, मैकियावली ने कुछ बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, पर उसे लैटिन का अच्छा ज्ञान था। दोस्तों, मैकियावली ने अपनी योग्यता, चतुराई और बुद्धिमत्ता के आधार पर फ्लोरेंस के गणराज्य में गृह एवं विदेश कार्यालय में क्लर्क की नौकरी प्राप्त की। 4 वर्ष में ही वह उन्नति करके चांसरी के द्वितीय सचिव के उच्च पद तक पहुंचा और 1512 ईस्वी तक इस पद पर बना रहा। दोस्तों, इस कालावधि में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे फ्लोरेंस का दूत बनाकर विशेष कार्य के लिए विदेशी राज्यों में भी भेजा गया। दोस्तों, 1513 ईस्वी में मैकियावली ने अपनी सबसे प्रसिद्ध रचना प्रिंस लिखी थी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि प्रिंस पुस्तक जो है वो 1513 ईस्वी में लिखी गई थी, लेकिन उसका प्रकाशन जो है वो मैकियावली के निधन के बाद हुआ था। दोस्तों, ये जो ग्रंथ है इसमें कुल 26 अध्याय हैं और इसे 3 भागों में बांटा गया है। मैकियावली ने इस ग्रंथ के प्रथम भाग में राजतंत्र की, दूसरे भाग में भाड़े की सेनाओं और राष्ट्रीय सेनाओं की तथा अंतिम भाग में अपने राजनीतिक विचारों की व्याख्याएं की हैं। दोस्तों, प्रिंस के अलावा डिस्कोर्सेज, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस आदि मैकियावली की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। दोस्तों, मैकियावली की जो अध्ययन पद्धति है वो ऐतिहासिक, परिवेक्षणात्मक, यथार्थवादी और वैज्ञानिक विशेषताओं से युक्त है। 1527 ईस्वी में मैकियावली का निधन हो जाता है। दोस्तों, मैकियावली को अपने युग का शिशु और पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। तो अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मैकियावली को अपने युग का शिशु और पुनर्जागरण का प्रतिनिधि क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, प्रत्येक दार्शनिक एवं विद्वान जो है वो अपने युग का शिशु होता है, क्योंकि उस दार्शनिक या विद्वान के चिंतन पर उसके समय की घटनाओं और विचारधाराओं का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, लेकिन मैकियावली को ही अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है? इसका कारण यह है कि मैकियावली पर अपने समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक विचारों की छाप सबसे अधिक स्पष्ट रूप से अंकित थी। दोस्तों, मैकियावली का युग पुनर्जागरण का युग था, इसलिए मैकियावली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। प्रोफेसर डनिंग ने कहा है कि ये प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंसवासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। इसी प्रकार जोन्स ने लिखा है कि मैकियावली फ्लोरेंस और पुनर्जागरण का शिशु था। अब हम उन तत्वों को जानने का प्रयास करेंगे जिन्होंने मैकियावली पर सबसे गहरा प्रभाव डाला, उनके राजनीतिक दर्शन का मार्गदर्शन किया और जिनके प्रभाव से वह अपने युग का शिशु कहलाया। उनमें सबसे पहला है पुनर्जागरण आंदोलन। दोस्तों, मैकियावली का जो युग था वो पुनर्जागरण का था और मैकियावली की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में पुनर्जागरण की आत्मा स्पष्ट रूप से झलकती है। पुनर्जागरण आंदोलन की मुख्य विशेषता ये थी कि वह मध्य युग के प्रभाव से पूर्णतः मुक्ति के उद्देश्य से प्रेरित था। मैकियावली पर भी इसका प्रभाव पड़ा और उसने प्रेरित होकर मध्ययुगीन धार्मिक और नैतिक मान्यताओं से मुक्त होकर प्राचीन इतिहास के अपने अध्ययन के आधार पर राजनीति के क्षेत्र में नवीन विचारों का प्रतिपादन किया। ऐसे विचार जो सिर्फ नए ही नहीं वरन चौंकाने वाले और नई दिशा दिखाने वाले भी थे। दोस्तों, राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए मैकियावली ने जो सुझाव दिए उनमें भी पुनर्जागरण की स्पष्ट छाप देखी जा सकती थी। अब अगला जो तत्व है वो है शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना। दोस्तों,
पुनर्जागरण काल भारी राजनीतिक परिवर्तनों का काल था। दोस्तों, इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, फ्रांस में लुई एकादश, चार्ल्स अष्टम व लुई द्वादश ने और स्पेन में फर्डिनेंड ने निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना कर ली थी। ये राज्य सबल शासकों के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन शक्तिशाली व समृद्धिशाली हो रहे थे। दोस्तों, मैकियावेली भी इससे प्रभावित हुआ। मैकियावेली की रचनाओं में इन आदर्श का पर्याप्त प्रमाण मिलता है। मैकियावेली ने भी इटली के लिए ऐसे शासन की कल्पना की थी जिसमें इटली की समस्त राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो तथा जो इटली में एकता स्थापित कर सबल राजतंत्र की स्थापना कर सके। दोस्तों, मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस और डिस्कोर्सेज में भी इसी प्रकार के विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। अगला जो है वो है इटली का राजनीतिक विभाजन और उसकी दुर्दशा। दोस्तों, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस तथा स्पेन में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी और इन देशों के नागरिकों में अपने राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत हो चुकी थी। वहीं इसी समय इटली जो था वो 5 राज्यों में बटा हुआ था और उन 5 राज्यों में आपस में संघर्ष होता रहता था। पोप जो था वो इस संघर्ष का लाभ उठाना चाहता था और इसके लिए वह कभी फ्रांस को, कभी स्पेन को इटालियन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित करता रहता था। इस प्रकार दोस्तों, इटली जो है वो फूट गृह युद्ध की स्थिति में था। दोस्तों, मैकियावेली जो था वो एक सच्चा देशभक्त था। वो इटली का एकीकरण करना चाहता था ताकि एक तरफ तो देश की अराजक व अशांत स्थिति पर काबू पाया जा सके और दूसरी ओर विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा हो सके। इसी उद्देश्य से दोस्तों मैकियावेली ने अपने ग्रंथ प्रिंस की रचना की। दोस्तों, मैकियावेली का ये जो सपना है, मैकियावेली की ये जो इच्छा है, वो इच्छा 350 वर्षों बाद 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में काबूर और गेरिबाल्डी ने ही पूरी की। अगला जो बिंदु है वो है इटालियन समाज की दुर्दशा। दोस्तों, मैकियावेली के समय इटली समाज की दशा बड़ी शोचनीय थी। इटली के नागरिकों में ईमानदारी और देशभक्ति का अभाव था। स्वयं पोप का चरित्र जो है वो अपवित्रता की सीमा लांघने लग गया था। दोस्तों, मैकियावेली के सामने मानव स्वभाव की दानवता और दुष्टता साकार रूप ग्रहण किए हुए थी। ऐसी स्थिति में देश के एकीकरण के लिए मैकियावेली शक्ति का पुजारी बना और उसने राष्ट्रीय सेना की स्थापना को आवश्यक बताया। दोस्तों, मैकियावेली ने गणतंत्रीय शासन प्रणाली की सिफारिश न करते हुए इटली वासियों के लिए एक निरंकुश राजा की आवश्यकता महसूस की। अगला जो बिंदु है वो है धर्म और नैतिकता। दोस्तों, 14वीं सदी में पोप के विशाल साम्राज्य का जो सौपन था वो नष्ट हो चुका था। पोप के विलासमय जीवन ने लोगों के हृदय में धर्म के प्रति विश्वास और श्रद्धा जो थी वो एकदम से समाप्त कर दी थी। दोस्तों, मैकियावेली ने पोप अलेक्जेंडर षष्ठ का उदाहरण देते हुए कहा कि उसने जीवन भर धोखा देने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। दोस्तों, मैकियावेली पर अपने युग की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा और तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार ही उसने नरेश को सलाह दी कि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आचार तथा धर्म के सिद्धांतों की चिंता नहीं की जानी चाहिए और लोक कल्याण के लिए इन सिद्धांतों की अवहेलना करने को तत्पर रहना चाहिए। दोस्तों, अगला जो बिंदु है वो है मानव स्वभाव संबंधी धारणा। मानव स्वभाव के बारे में दोस्तों हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आपको ध्यान में रखना है कि मैकियावेली के समय इटली में शासक
धर्माधिकारी, सरकारी कर्मचारी सभी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। दोस्तों, मैकियावेली पर इन सब की बुरी छाप पड़ी और उसने ये विचार व्यक्त किया कि न तो ही मनुष्य जो है उसमें ईश्वरीय गुण हैं और न ही वह नैतिक प्राणी है, वह एक जानवर है और जानवरों की चालाकी तथा खुखार प्रवृत्ति ही उसमें दिखाई देती है। तो दोस्तों, इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि मैकियावेली का जो चिंतन था, उस चिंतन पर उस समय की विद्यमान परिस्थितियों का गहरा प्रभाव था और इसीलिए डनिंग द्वारा उसे युग का शिशु की संज्ञा दी गई थी। दोस्तों, अब हम मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि मैकियावेली जो है वह इस धारणा को लेकर चला है कि मनुष्य जो है वो स्वभाव से ही स्वार्थी और दानवी प्रवृत्तियों वाला और दुष्ट होता है। दोस्तों, मैकियावेली का ये मानना था कि मनुष्य की सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का मूल स्रोत उसका स्वार्थवाद है। और मैकियावेली ने दोस्तों अपनी सबसे महत्वपूर्ण रचना प्रिंस के 17वें अध्याय में लिखा भी है कि सामान्य रूप से मनुष्यों के बारे में कहा जा सकता है कि वे कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। वे तभी तक आपके बने रहते हैं जब तक सफलता आपके पास है। वे तभी तक आपके लिए अपने जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान देने के लिए तैयार रहेंगे जब तक वास्तव में ऐसे बलिदानों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही ये आवश्यकता निकट आती है वे आपके विरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य जो है वो किसी से तभी प्रेम करते हैं जब तक कि उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। दोस्तों, इसके अलावा मैकियावेली जो है उसने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज में भी मानवीय जो स्वभाव है उसकी भर्त्सना करते हुए लिखा है कि व्यक्ति जो है वो स्वभाव से ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होता है। व्यक्ति अपने व्यवहार में दो तत्वों से परिचालित होता है, एक तो है प्रेम और एक है भय। इन दोनों तत्वों के अलावा धनोपार्जन की प्रवृत्ति तीसरी प्रमुख शक्ति है। मैकियावेली का दोस्तों एक महत्वपूर्ण कथन है जो हमें ध्यान में रखना है। मैकियावेली लिखता है कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। दोस्तों, मैकियावेली के राज्य और शासन संबंधी जो विचारधारा है वो भी मानव स्वभाव पर ही आधारित है। मानव प्रकृति के संबंध में जो मैकियावेली ने विचार प्रस्तुत किए हैं उससे जो निष्कर्ष निकलते हैं वो निष्कर्ष इस प्रकार से हैं। पहला जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं। दोस्तों, प्लेटो और अरस्तु जो हैं वो राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानते हैं, जबकि मैकियावेली जो है उसका ये मानना है कि राज्य का जो उद्भव है वो आकस्मिक है और इसकी आवश्यकता मनुष्य की सुरक्षा की मांग है। दूसरा जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि शासन की जो सफलता है उसकी शक्ति और सुदृढ़ता है। शासन की सफलता उसकी शक्ति और सुदृढ़ता है, नैतिकता व परोपकार नहीं। दोस्तों, मैकियावेली के अनुसार यदि एक बुद्धिमान शासक को जनता पर सफलतापूर्वक शासन करना है तो उसे ये मानकर चलना चाहिए कि मनुष्य जो हैं वो स्वार्थपूर्ण हैं, वे परमार्थपूर्ण नहीं हैं। शासक को सदैव अधिक से अधिक शक्तिशाली बनने का प्रयास करना चाहिए ताकि वह प्रजा को सुरक्षा प्रदान कर सके। अगला जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि राजनीति और नैतिकता का पृथक्करण। दोस्तों, राजनीति और नैतिकता का जो गठबंधन है वो मैकियावेली के अनुसार अव्यवहारिक है। मैकियावेली का ये मानना है कि मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी, बुरे व भ्रष्ट होते हैं और हित या बाध्यता के आधार पर
ही अच्छाई करने के लिए तैयार होते हैं। अतः शासक को मनुष्य के नैतिक, धार्मिक या सामाजिक रूप पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैकियावेली ने स्पष्ट लिखा है कि राजनीति के खेल को, कूटनीतिक संबंधों को, राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था को नैतिकता के सिद्धांत पर खेला जो है वो नहीं जा सकता है। अतः शासन को चाहिए कि वह मनुष्यों को शक्ति द्वारा नियंत्रित करे। अगला जो है वो ये है कि मानव का जो स्वभाव है अपरिवर्तनीय होता है। जैसे दोस्तों प्लेटो और अरस्तु जैसे जो विचारक हैं उनका ये मानना था कि मानव जो है उसकी जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को प्रशिक्षण द्वारा दूर किया जा सकता है। लेकिन मैकियावेली का ये मानना है कि मानव जो है स्वार्थी है, लोभी है, कपटी है, और ये जो मनुष्य में बुराइयां हैं इन बुराइयों को आप शिक्षा के द्वारा भी दूर नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये जो है ये मैकियावेली के मानव संबंधी विचार हैं। अब अपन चर्चा करेंगे कि कुछ विद्वान जो हैं वो मैकियावेली के मानव संबंधी विचारों की आलोचना करते हैं। उन आलोचनाओं के क्या कारण हैं? तो दोस्तों पहला कारण है कि मैकियावेली जो है उसकी मानव स्वभाव के संबंध में जो धारणा है वो धारणा एकांगी है। दोस्तों मैकियावेली जो है वो मानव के बुराइयों को देखता है, उसकी अच्छाइयों को नहीं देखता। लेकिन दोस्तों हमें ये ध्यान में रखना है कि मानवीय जो स्वभाव है उसमें दोनों ही पहलू पाए जाते हैं। उसमें अच्छाइयाँ भी पाई जाती हैं और उसमें बुराइयाँ भी पाई जाती हैं। दूसरा है मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी जो धारणा है ये इटली के जो निवासी थे उन निवासियों के व्यवहार पर आधारित है, जो कि सार्वभौम सत्य नहीं हो सकता है। दोस्तों मान लो इटली निवासी स्वभाव से बुरे हैं और हम ये मान लें इसलिए विश्व के समस्त नागरिक बुरे हैं, तो ये धारणा सही नहीं है। तीसरी जो आलोचना की जाती है कि मैकियावेली की मानव संबंधी जो धारणा है वो अतार्किक और अवैज्ञानिक है। मैकियावेली ने मानव स्वभाव संबंधी दोषों को होब्स की भांति मनोवैज्ञानिक व तार्किक आधार पर सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया है। चौथी जो इसकी आलोचना की जाती है वो ये की जाती है कि मैकियावेली की यह धारणा भी उचित नहीं है कि प्रशिक्षण द्वारा भी मानव स्वभाव में परिवर्तन या सुधार नहीं लाया जा सकता। दोस्तों प्रशिक्षण द्वारा मानव की स्वार्थी प्रवृत्तियों को पूरी तरह से तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत सुधार तो अवश्य लाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे मैकियावेली के मानव संबंधी विचार और उसकी आलोचनाएं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।